नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले जान लेते हैं आज बड़ी खबर में किस चीज पर बात करेंगे। बड़ी खबर में आज बात करेंगे नक्सलवाद के बारे में, जहां एक तरफ सरकार दावा लगातार कर रही है पिछले कई सालों से कि नक्सलियों पर नियंत्रण पा लिया गया है, वहीं पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी खबरें निकल करके सामने आई हैं जो ये चीज दर्शाती हैं कि एक बार फिर से नक्सलवाद सिर उठा रहा है भारत में। इस चीज के लेकर के हम तमाम बातें जो खबरें आई हैं उनको लेकर के बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। काफी लंबे समय से चली आ रही बहस खत्म हो गई है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने और उसके बाद दंगे की जांच की निगरानी कौन करेगा, यह बहस अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जजों का नाम सुझा रही थी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति नहीं बन रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार हिंसा की जांच की निगरानी के लिए राज्य के बाहर के किसी पूर्व हाई कोर्ट जज की नियुक्ति को लेकर के सहमत हो गई है। हालांकि मामले की सुनवाई और जजों की नियुक्ति 17 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन समेत अन्य नामों पर विचार करने के लिए 1 दिन का वक्त चाहिए। इसके अलावा खबर दिल्ली से। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से हिंसा हुई है। वहां पर रविवार को 2 छात्र संगठनों के लोग आपस में भिड़ गए। एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईसा कहते हैं, उसके छात्रों के बीच भिड़ंत में कई छात्रों को चोट आई है जो उसी संगठन से जुड़े हुए हैं। घटना के बाद एबीवीपी की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि वामपंथी संगठनों के कुछ छात्रों ने आकर के उनके कमरे के बाहर नारेबाजी शुरू करी, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हुई जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। इसके अलावा खबर दिल्ली से ही और है। दिल्ली में खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन से मिलते जुलते प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ यह भी मांग करी है कि एनसीआर के शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, तभी दिल्ली में छाए जानलेवा प्रदूषण से राहत मिल सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के परिवहन, मेट्रो और पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर बैठक की गई, जिसमें परिवहन की क्षमता को बढ़ाने पर विचार किया गया। साथ ही साथ ऑड इवन फॉर्मूले को एक बार फिर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। बताते चलें, दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो चुका है, जिससे लोगों की जान पर खतरा है। हालांकि अब स्पष्ट तौर पर प्रदूषण होने के कारणों पर बात नहीं की गई है। कहीं ना कहीं दिवाली को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। दिवाली के कुछ दिनों बाद ये प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, और जो एक और चीज है कि पराली जलने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया है कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% की भागीदारी रखता है। जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कोर्ट में बताया कि प्रदूषण में 48% तक पराली का योगदान रहता है। देखने वाली बात होगी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट और तमाम पर्यावरण के संगठन क्या रिपोर्ट लेकर के आते हैं और सरकार और कोर्ट किस तरह से निपटती है। इसके अलावा खबर भोपाल से। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के लोहरदगा जिले में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। इनकी मौत 9 जून 1900 को रांची की ही जेल में हुई थी। आज नरेंद्र मोदी विशेष विमान से भोपाल पहुंचे और सीधा जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी को स्पेशल खादी की जैकेट और मोर पंख वाली टोपी पहनाई, जो कि आदिवासियों का अपना पहनावा होता है। आदिवासी जनजातियों के हक में बिरसा मुंडा ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे काम किए थे, जिसके लिए आज ही पूरा देश सम्मान के साथ उन्हें याद करता है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर है नक्सलवाद। एक सवाल है कि क्या एक बार फिर से देश में नक्सलवाद तेजी से सर उठा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने दावा किया था और कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई थी जिससे ये चीज साबित हुई थी कि देश में नक्सलियों पर अधिकतर नियंत्रण पा लिया गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्रालय की तरफ से समय समय पर ऐसे इनपुट्स आते रहते हैं और साथ ही साथ ऐसी घटनाएं भी रिपोर्ट होती रहती हैं जिनसे इस बात का अंदेशा एक बार फिर से होने लगता है कि नक्सलवाद एक बार फिर से दोबारा से
तेजी से खुद को मजबूत कर रहा है। अब अगर इसको समझना है और उदाहरण देखना है तो 24 घंटे जो बीते हैं उनको देख लीजिए। कल रविवार था और कल ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई जिनमें ये चीज निकल करके सामने आई कि नक्सली अपनी सक्रियता को देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से बढ़ा रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र में कई घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं। सबसे पहले बिहार से खबर आई जिसमें यह बात सामने आई कि नक्सलियों ने बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड के गांव में 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया और उनके घर को बम से उड़ा दिया। नक्सलियों का उन लोगों पर आरोप था जिनको मारा कि उन्होंने पुलिस का साथ दिया था, वो हमारे खिलाफ थे और जो भी पुलिस का साथ देगा उसका हश्र यही होगा। खास करके इस घटना में अगर देखें तो ये एक बदला था। इन लोगों को मारने और घर को बम से उड़ा देने के बाद नक्सलियों ने एक पर्चा चिपकाया जिसमें यह लिखा हुआ था कि इसी परिवार के लोगों ने षड्यंत्र के तहत 4 नक्सलियों को जहर खिलाकर मरवा दिया था। वो लोग पुलिस एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे जैसा पुलिस की तरफ से दावा किया गया था और उसी बात का बदला लिया गया है। नक्सलियों ने लिखा था कि अमरेश कुमार, सीता कुमार, शिवपूजन कुमार, उदय कुमार की शहादत का बदला इन 4 लोगों की फांसी से लिया गया है। इसके बाद खबर महाराष्ट्र से आई जहां पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ नक्सलियों की भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें 26 नक्सली मारे गए और इस दौरान 4 पुलिस वाले भी घायल हो गए। ये जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है और छत्तीसगढ़ का नक्सली इतिहास सभी को पता है। 6 घंटे चली मुठभेड़ में पुलिस ने 26 नक्सलियों को मारा है और ध्यान देने वाली बात है कि ये इससे पहले भी गढ़चिरौली जिले में ही पुलिस एनकाउंटर में 13 वर्दीधारी नक्सलियों को मारा गया था। इस मुठभेड़ में हसनपुर एरिया के टॉप नक्सली नेताओं का भी सफाया हुआ था। इन नक्सलियों पर कुल 60 लाख का इनाम रखा गया था। इसके अलावा 4 अप्रैल 2021 को हुई मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के इलाकों में सेना के 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान घायल हो गए थे और साथ ही साथ 25 नक्सलियों को मार गिराया गया था। और इसके तकरीबन 3 साल के बाद ऐसा बड़ा हमला नक्सलियों की तरफ से हुआ था जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में जवान शहीद हुए थे। 4 अप्रैल 2021 को जो हमला हुआ था उससे 3 से 4 साल के दरमियान में, उससे पहले के कोई ऐसा बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था जिसमें कोई बड़ी कैजुअल्टी हुई थी। और अब आज खबर आ रही है रांची से कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली 100 साल की उम्र के प्रशांत बोस उर्फ बूढ़ा और उसकी पत्नी शीला मरांडी समेत 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रशांत बोस कोरेगांव हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वालों में भी शामिल था। एनआईए की चार्जशीट में भी उसका नाम शामिल किया गया था और पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी। और इतना ही नहीं, प्रशांत बोस पूर्वी सिंहभूमि हिंसा में, सांसद सुनील महतो हत्याकांड 2004 में, गिरिडीह में गृह रक्षा वाहिनी का शस्त्रागार लूटने और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का मास्टरमाइंड भी था। इसके अलावा सारंडा में 16 पुलिसकर्मियों की हत्या, बिहार का जहानाबाद जेल ब्रेक, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 1.5 दर्जन से अधिक जवानों के ऊपर हमला करके मार देने का प्लान भी प्रशांत बोस का ही था। और प्रशांत बोस के ऊपर देश भर में अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 100 केस दर्ज हैं। झारखंड में बोस के खिलाफ अकेले तकरीबन 50 केस दर्ज है। जब वो गिरफ्तार किया गया उसके बाद उसके पास से एक पेन ड्राइव और 2 एसएसडी कार्ड मिले हैं जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के कई अहम दस्तावेज हैं। और जो दस्तावेज मिले हैं उनके मुताबिक प्रशांत बोस का प्लान झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के रूट को दुरुस्त करना था। एसएसडी कार्ड में पुलिस के मुताबिक 60 के दशक से लेकर के अब तक की सारी बड़ी नक्सली घटनाओं, राजनीतिक रैलियों, शीर्ष नेताओं की बैठकों का पूरा विवरण और प्लान है। पुलिस के मुताबिक सारंडा में हाल ही के दिनों में प्रशांत बोस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी करने वाला था जिसमें राज्य के लगभग सभी बड़े माओवादियों को शामिल होना था, जिसमें आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक भी होनी थी। पुलिस के मुताबिक प्रशांत 60 के दशक में पढ़ाई के दौरान कोलकाता में नक्सली संगठन की मजदूर यूनियन से जुड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे वो महाजनी और जमींदारी प्रताड़ना के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद सनलाइट सेना और एमसीसीआई को कई जिलों में मजबूत बनाया। प्रशांत भुज की दुश्मनी रणवीर सेना के खिलाफ भी थी। 1947 में बोस को गिरफ्तार किया गया था सबसे पहली बार, फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल तक वो जेल में रहा, 1978 में छूटा और उसके बाद नक्सलवाद की दुनिया का बहुत बड़ा नाम बन गया।
और अब जाकर के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है जब उसकी उम्र 100 साल हो चुकी है। अब सवाल यही है कि सरकार और गृह मंत्रालय भले ही दावा कर रहे हों कि नक्सलियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही ऐसी खबरें आना भय का माहौल बनाती है और गृह मंत्रालय को एक बार फिर से नए सिरे पर सोचने को मजबूर करती हैं कि सरकार और गृह मंत्रालय भले ही दावा कर रहा हो कि नक्सलियों पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें आना और 24 घंटे के भीतर 3 ऐसी बड़ी खबरें आना गंभीर सवाल उठाती हैं। सवाल ये जो हमने शुरू में पूछा था कि क्या एक बार फिर से नक्सलवाद देश में सिर उठा रहा है, इसके जवाब ढूंढे जाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि जिन राज्यों में नक्सली की समस्या रही है उन राज्यों को बड़ी मुश्किल से एक बार फिर से ढर्रे पर लाने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर से डेवलपमेंट वहां पर हो रहा है। तमाम जो सुख सुविधाएं हैं और तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं जिनसे वो लोग कटे थे, उस इलाके के लोग कटे थे और देश की मेन स्ट्रीम से जो लोग कटे थे, उनको जोड़ने के लिए बहुत लंबे वक्त से कवायद चल रही है। और अगर एक बार फिर से नक्सलवाद हावी हो जाता है तो उन लोगों की किस्मत में एक बार फिर से बदकिस्मती ही आ जाएगी। खैर, आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून के हिस्से में बात करेंगे वर्तमान में देश की राजधानी के एक बहुत बड़े संकट के बारे में। देश की राजधानी भीषण वायु प्रदूषण के संकट से गुजर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करे। उपाय करने की जगह वो नगर निगमों को जिम्मेदार ठहराने के लिए कमजोर और लापरवाह बहाना ना बनाए। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के मुताबिक दिल्ली में जो पराली है वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के आसपास जो सीमा के इलाके हैं, जो सीमा के जिले हैं, उनके किसानों की पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक पराली का प्रदूषण बस 10% का योगदान देती है। सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बाकी 90% के प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे के आधार पर यह निष्कर्ष निकला है कि प्रदूषण के लिए प्रमुख जिम्मेदार उद्योग, बिजली, वाहन, यातायात और निर्माण है। पराली जलाने और उससे उपजे जो प्रदूषण है वो दिल्ली के प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार नहीं है। इसको लेकर के कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा की शुद्धता की निगरानी के लिए एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा है कि हर संभव दिल्ली की हवा को साफ करने और वहां पर जीने लायक हवा उपलब्ध करवाने और मौसम आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको साफ करने पर विचार किया जाने का निर्देश दिया है। आज के कानून में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत है जो नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले सोचा था और गांधी जी ने बाद में कहा कि पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरत को पूरा कर सकती है, परंतु पृथ्वी मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती है। जिसको अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो जिसने जो कुछ कहा सुना है उसको क्रेडिट दें, चुरा करके आप विचारक नहीं बन सकते हैं, ना ही लेखक। गांधी जी आपके ज्ञान का भंडार भर सकते हैं, लेकिन आपके लालच का भंडार नहीं। बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर कोई वीडियो पसंद आया तो साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।